दोस्तों वेलकम बैक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आज के दिन में आपने देखा होगा कि हम लोग का जितना भी बैंक्स थे वो सारे के सारे में हमको अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला। इनफैक्ट आपका जो हम लोग का बैंक निफ्टी है वो भी करीब करीब 1% फॉल दिखा रहा था। तो उसका मेन रीज़न है आपका ECL फ्रेमवर्क। ये RBI ने एक नया फ्रेमवर्क लागू किया है जिसकी वजह से बैंकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये अभी लागू नहीं हो रहा है, आपका जो अगले साल है 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। लेकिन देखिए ये टाइम बैंकों के लिए काफ़ी कम पड़ रहा है। इसके लिए बैंक ने RBI से रिक्वेस्ट भी किया कि हम लोग को और एक्सटेंशन दीजिए, हम लोग को 1-2 साल और दीजिए। लेकिन RBI ने बोला कि नहीं, आप लोग को और नहीं मिलेगा, आप लोग को 1 साल का टाइम है, उसके अंदर आप लोग सब कुछ ठीक कीजिए। तो ECL जो है वो प्रॉब्लम क्या है? तो ECL का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब इसका मतलब ये है कि आपको जब कोई बैंक लोन दे रहा है किसी को तो उसमें कुछ लोन का डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस रहता है। तो अब बैंकों को पहले ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कितना लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, और वो अगर डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस है तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा से पैसा बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी बैंकों में है। जब कोई लोन NPA बन जाता है, मतलब किसी आदमी को आपने लोन दिया और अगर वो 90 दिन तक 3 महीने तक अगर वो EMI मिस करता है, नहीं दे पाता है, तो वो ऑफिशियली आपका NPA बन जाता है। और NPA बनने के बाद आपको लगभग मतलब 15 से 20% एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको लोन का मतलब प्रोविजन के रूप में रख देना पड़ता है। अब ये प्रोविजन का जो पैसा है वो कहाँ से आता है? वो या तो आपको प्रॉफिट से निकालना पड़ता है या बैंक का जो नेटवर्थ है, जो मेरा रखा हुआ पैसा है, उसमें से निकाल के मुझे रिजर्व रखना पड़ता है कि अगर वो आदमी पैसा नहीं दे पाया तो मैं अपना पैसा देके उसको फुलफिल कर दूंगा। तो ये था पूरा प्रोविजन का। ये हम नॉर्मली करते हैं स्टेज 3 में, जिसको हम NPA बोलते हैं। तो नॉर्मली 3 स्टेज होता है, मतलब एक आदमी अगर लोन देना बंद करता है तो एक ही बार में NPA नहीं बनता है, 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 में होता है कि आप नॉर्मल लोन दे रहे हो 0 से 30 डेज़ के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर मेरा 1 तारीख को अगर मुझे लोन देना है तो मैं 1 तारीख को ना देके 30 तारीख तक दे रहा हूँ। ऑफकोर्स उसमें चार्जेस लगता है, बट ये आपका नॉर्मल है। अगर आप 30 तारीख तक लोन दे देते हो, 1 महीने के अंदर लोन पे कर रहे हो, तो आपको जो है प्रोविजन कुछ भी नहीं करना है। बहुत छोटा सा करना है, 0.4%। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लिया हुआ है, लोन लेकर रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ 400 रुपये का प्रोविजन करना है। अब स्टेज 2 में क्या था? अगर 30 डेज से आपका 60 डेज हो गया, यानी 2 महीना से ज़्यादा अगर हो गया और आपने लोन पे नहीं किया है, उस टाइम पे आपको अभी के टाइम में क्या हो गया, 5% तक का प्रोविजन आपको कर लेना पड़ेगा। अब ये स्टेज 2 में मेन बैंकों को दिक्कत हो रहा है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन देके रखा हुआ है और 60 डेज तक आपने अगर पे नहीं किया, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, 5000 रुपीज़ निकाल के रखना पड़ेगा एज ए प्रोविजन कि अगर ये आदमी मुझे लोन नहीं देता है तो मैं अपने पैसे से उसको भरपाई कर दूंगा। मतलब क्योंकि देखिए बैंक जो लोन दे रही है वो खुद का पैसा तो दे नहीं रही है, वो दूसरों का पैसा लेके लोन दे रही है। तो वो मतलब सेफ्टी रखने के लिए बैंकों को अपना एक्स्ट्रा 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब पहले ये जो स्टेज 2 का जो प्रोविजन करना था वो इतना नहीं था, वो बहुत ही कम था। मेरे ख्याल से 0.5% के आसपास से था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अब ये बैंकों के लिए प्रॉब्लम क्यों है? देखिए बैंकों को प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है तो उस डिपॉजिट में से ही बैंक क्या कर रहा है, लोन बांट रहा है। अब अगर मुझे एक बहुत मोटा अमाउंट अगर मुझे प्रोविजन के फॉर्म में रखना पड़ेगा, अब रूल बन चुका है रखना पड़ेगा अगले साल से, तो उसमें क्या होगा, बैंकों का प्रॉफिट अपने आप घट जाएगा। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पैसा रखेगा या तो वो रिजर्व से लेके आएगा या हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से वो चंक जो है निकाल के उसको प्रोविजन में बढ़ाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या होने वाला है, यहाँ पे असर हमको दिखता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो नॉर्मली मान लीजिए बैंक अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट करता है पेट, तो वहाँ पे घट के मेरे ख्याल से 800-900 ऐसा हो सकता है। तो पैट यहाँ पे डिक्रीज करने वाला है और ये बैंकों के लिए नेगेटिव है। सिर्फ पैट डिक्रीज करेगा वो एक चीज़ नहीं है। एक और प्रॉब्लम क्या है, और वो मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर बैंकों को ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ रहा है, प्रोविजन के फॉर्म में बचा कर रखना पड़ रहा है, उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो बैंक मतलब क्या कर रहा है, लोन बांटने के लिए पैसा शॉर्ट पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास 1000 रुपये है तो उस 1000 रुपये में से मैं लोन बांटता हूँ। अब इस 1000 रुपये में से मुझे अगर 500 रुपये 400 रुपये अगर मुझे एक्स्ट्रा रखना है जिसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो इस पैसे को लोन के फॉर्म में मैं नहीं बांट पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मेरा जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी था वो भी घट गया। एक तो प्रॉफिट में मेरा कम मिलेगा क्योंकि मुझे पैसा रखना है, और मैं लोन भी ज़्यादा बांट नहीं पाऊंगा जिससे मुझे और दिक्कत होने वाला है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कई सारे बैंकों को आज प्रॉब्लम हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मेन किस किस बैंकों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका जो सुनने में आ रहा है कि जो सरकारी बैंक है, क्योंकि उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो काफ़ी कम होता है, उसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत हो सकता है। वन टाइम में आपको करना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जबकि प्राइवेट बैंक जो है उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कवरेज रेशियो है या फिर उन लोगों का जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छे से, मतलब मोटा अच्छा सा पैसा उन्होंने बचा कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है।
थोड़ा बैंकों को पैसा कम मिलेगा, बट इसमें एनपीए बनने का जो प्रॉब्लम होता है हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे और एक ही बार में कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जो फ्रेमवर्क जो निकल के आया आरबीआई की तरफ से वो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में बैंकों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए सरकारी बैंकों को प्रॉब्लम तो हो सकता है, बट जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा खासा मतलब परफॉर्म अच्छा कर सकती है, क्योंकि उसका जो प्रोविजंस था वो मैंने देखा लगभग सारे प्रोविजंस के ऊपर मोटा मोटा 95-98% करके रखा हुआ है। यानी बहुत अच्छे से उनका मतलब प्रोविजन को और आगे मतलब बड़ा प्रॉब्लम होने का दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। मतलब मान के चलिए कि इस बैंक का जितना प्रोविजन था वो कंप्लीट 100% हो चुका है। अब आगे जाके जो नए नोट बनेंगे उनमें इनको नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा अगर एनपीए का प्रॉब्लम आता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसके ऊपर मुझे उस बैंक के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जाके खुद से स्टडी करना है, खुद से रिसर्च करना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। तो ये था ईसीएल का सारा मतलब जो भी सिंपल भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया, एग्जाम्पल लेके भी दिखाया कि 1 लाख रुपए अगर लेते थे पहले, तो अभी स्टेज 2 में आने की वजह से अगर कोई 60 दिन के अंदर लोन ना दे तो एक मोटा पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैंकों को दिक्कत हो सकता है। तो ये है मोटा मोटा प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिक्कत होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा ही है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में ला के रखा है, अच्छे बैंक में पैसा लगा हुआ है, तो पैनिक नहीं करना है, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। आपका फोकस ये करना है कि कौन सी बैंक इस कंडीशन में भी आपका अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब लोन ग्रोथ अच्छा खासा कर रही है, पेट में अच्छा खासा ग्रोथ दिखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये जो ईसीएल का फ्रेमवर्क है ये सिर्फ किसी 1-2 बैंक के लिए नहीं लगा है, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए लगा है। तो हर कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट मतलब जो रूल है सेम है। अब किसी के ऊपर कम असर पड़ेगा, किसी पर ज़्यादा असर पड़ेगा, वो आपको ढूंढ के निकालना है, वो आपको स्टडी करना है, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन या मेरा जो व्यूज़ था आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।